नया IBN 7 हौसला है। एक बार आपका फिर से स्वागत है। और लगता है दिल्ली के हक की लड़ाई अब अदालत की दलीलों से तय होगी। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों कोर्ट पहुंच चुकी हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों ने अपने अपने अधिकारों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इन दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। कानूनी दांवपेच से उलझी दिल्ली कहीं बड़े संवैधानिक संकट की ओर तो नहीं बढ़ रही है? सवाल चारों तरफ पूछा जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आखिर ये संकट पूरा क्या है। इसके बाद हम पैनल से चर्चा करेंगे। साल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग को आगाह किया था कि उन्हें चाहिए पूरी आजादी। ये अलग बात है कि सियासत की नई टोपी पर यह संदेश दूसरी ओर लिखा था और शायद जंग साहब की नजर इस पर गई नहीं। इसके बाद आया साल 2015। इस बार भी शपथ लेने वाले थे अरविंद केजरीवाल और शपथ दिलवाने वाले नजीब जंग। टोपी इस बार भी वही थी, संदेश भी वही था, बस संदेश के लफ्जों में थोड़ा बदलाव था। खैर, दिल्ली सरकार के 100 दिन होते होते गहराया संकट बताने के लिए काफी है कि केजरीवाल साहब का संदेश एलजी साहब तक पहुंच नहीं सका। सो जंग न सिर्फ लगातार जारी है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ संकट सिटी में तब्दील हो चुकी राजधानी नए संकटों से दो चार हो रही है। दिल्ली की निगाहें देश की दो अदालतों पर टिकी हैं, जहां शुक्रवार को हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की याचिका पर। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने केंद्र के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इसके अलावा 2014 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारों और एलजी के दायरे का जिक्र भी इस याचिका में है। कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। मजाल जो केंद्र सरकार की हिम्मत, अगर वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके, मजाल जो किसी की हिम्मत जो आपको विक्टिमाइज कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज अखबार में लिखा हुआ था कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम देंगे आपको तनख्वाह, ये सदन देगा आपको तनख्वाह। वरिष्ठ वकील और पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार के रुख का समर्थन कर चुके राजीव धवन और इंदिरा जयसिंह हाईकोर्ट में सरकार के पक्ष को रखेंगे। वहीं केंद्र एंटी करप्शन ब्यूरो पर दिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और इस पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई होनी है। केंद्र ने एसीबी के अधिकारों को लेकर कोर्ट से तस्वीर साफ करने को कहा है। उनका नोटिफिकेशन जो है हाईकोर्ट ने रद्द किया है, और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए। तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है। 2 दिन तक दिल्ली विधानसभा में हुए सियासी हमले के बाद जारी प्रस्ताव ने सूरज के ताप से जलती दिल्ली की जमीन पर गर्मी कुछ और बढ़ा दी है। हालांकि सोमनाथ भारती का निजी प्रस्ताव कितना सियासी माइलेज दिला पाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे इस गर्मी में बयान भी तीखे और गर्म ही निकल रहे हैं। दोनों ही पार्टी जिम्मेदार है इस सारे मखौल के पीछे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट की लगा रही है किसी तरह केजरीवाल को या जो चुनी हुई सरकार है उसको तंग करने के लिए, और केजरीवाल साहब एक नौटंकी कर रहे हैं। अगर केजरीवाल को तमाम सियासी दुश्मनों के वारों को झेलना पड़ रहा है, तो कुछ खिड़कियां ऐसी भी हैं जहां से समर्थन की ठंडी बयार बह रही है। जनता के द्वारा चुनी गई लोकप्रिय केजरीवाल सरकार को ऐसा करने का हक हासिल है और हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। केंद्र और केजरीवाल के इस अदालती टकराव के बीच एलजी नजीब जंग ने अपने हिस्से की जमीन छोड़ दी हो, ऐसा भी नहीं। एलजी ने गृह सचिव एलसी गोयल से खुद नॉर्थ ब्लॉक जाकर मुलाकात की। यानी संकट सिटी बनी दिल्ली के किरदार बेहद दिलचस्प हो चले हैं। केजरीवाल गृह मंत्रालय से टकरा रहे हैं, तो एलजी नजीब जंग से भी दूसरे मोर्चे पर युद्ध छेड़े हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी विधानसभा के प्रस्ताव का इंतजार करते हुए हालात पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस
केजरीवाल पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। इस सब के बीच दिल्ली की जनता की फिक्र ये कि कहीं ये महायुद्ध दिल्ली को संवैधानिक संकट की ओर तो नहीं धकेल रहा। अधिकारों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार का झगड़ा बहुत पुराना है। अब चाहे वजह जो भी हो, ये बात अच्छी है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन आ गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना स्पष्टीकरण देगा तो न सिर्फ सरकारों को बल्कि आम आदमी को भी इसका फायदा होगा। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। जी, तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का क्या होगा, अदालतें क्या फैसला देंगी, जनता के मुद्दों का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ। और हम इस सवालों के बीच में हमारे साथ हमारे गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस से डॉक्टर इनका मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ऐश्वर्या भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनर सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट से। और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन। और हमारे साथ संजय हेगड़े हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बातचीत के इस पूरे मुद्दे को जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बीजेपी के पास ले जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि ओपी जी, वो कहते हैं कि ये संवैधानिक संकट है, बार बार ये कहा जा रहा संवैधानिक संकट, लेकिन अरविंद जी कहते हैं कि ये संवैधानिक संकट नहीं है, ये राजनीतिक संकट है। दरअसल ये राजनीतिक संकट ये इसलिए है कि अगर यहाँ पे बीजेपी का कोई होता या कोई चुना हुआ बीजेपी का प्रतिनिधि होता या मुख्यमंत्री होता तो ये मुद्दा नहीं होता। ये सिवाय इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ राजनीति कर रही है केंद्र में। जवाब चाहते हैं। ये कौन होता और क्या होता ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते, जो है वही हो रहा है। लेकिन वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है ही नहीं, खड़ा ही नहीं है। 93 से दिल्ली के अंदर जो सरकार आई है, केंद्र का और दिल्ली के जो जो अधिकार हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं और उन्हीं का नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन अब हुआ है। यदि इसके अंदर किसी भी पक्ष के दोनों अलग अलग वो हो सकते हैं और अगर दोनों पक्ष अलग अलग हैं तो इसका फैसला कोर्ट करेगी। मुझे लगता नहीं है इसके लिए 2 दिन का जो दिल्ली के जनहित में बहुत से कार्य करने चाहिए थे और दिल्ली के लोगों को जो रिलीफ चाहिए था उन सबको छोड़कर आपने 2 दिन की बहस इस बेकार के काम पे लगाई, क्योंकि ये मतलब आप ये मानते हैं कि जो बहस है ये सदन के अंदर की जो कार्रवाई वो बेकार की है, उसमें बातचीत जो की गई, मुद्दों को लेकर जो बातचीत गई वो बेकार है। मेरा कहना ये अनाधिकार चेष्टा है। उस सदन को इसके ऊपर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसमें केवल एक ही वो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखें और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसको माने। सौरभ, मैं जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि यहां पर सिर्फ राजनीतिक संकट है, ये कहते हैं कि नहीं, ये संवैधानिक रूप से संकट मौजूद है। सौरभ। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि कोई अज्ञानी ही इसको संवैधानिक संकट बताएगा। एंटी करप्शन ब्रांच ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से लेके आए थे। एंटी करप्शन ब्रांच का प्रावधान पहले से मौजूद है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उससे पहले भी एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधीन रहती थी। सारा का सारा राजनीतिक संकट ये है कि एक पुलिस का कांस्टेबल जिसको रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा है, उसको बचाने के लिए पहले सेशंस कोर्ट गए, बेल नहीं मिली, फिर ये हाई कोर्ट गए, वहां बेल नहीं मिली। एक ऐसे अधिकारी को जिसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है एंटी करप्शन ब्रांच के लिए, आप देखिए पूरी की पूरी जो प्रचार तंत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केजरीवाल जी कल भी लगातार बोल रहे थे, तो सिपाही का काम अपनी बेल का सिपाही कर रहा है। और रहा सवाल एसीबी का, तो दिल्ली के अंदर कोई भी पुलिस का थाना दिल्ली सरकार के अंदर, ये एसीबी का जो थाना है, ओपी जी एक मिनट आप सौरभ की बात कंप्लीट कर लीजिए पूरी। जी सौरभ, आप एक बात बताइए, क्या किसी ईमानदार आदमी को पकड़ लिया या किसी देशभक्त को पकड़ लिया? अरे एंटी करप्शन ब्रांच ने एक आदमी को, एक पुलिस के कर्मचारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आपको तो इसकी बधाई देनी चाहिए दिल्ली सरकार को कि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। भाई अगर हम भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे तो आप कर रहे हो। आया है जो एक प्रोपेगेंडा नाटक नौटंकी आप और केजरीवाल जी संवैधानिक कौन पैरवी कर रहा है उस पुलिस वाले की? आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों,
चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो डीडीए के हों, चाहे वो एमसीडी के हों, आपका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, किसी तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने ले रखी है क्या? एंटी करप्शन ब्रांच नहीं, इस देश के अंदर 8 महीने नाटक नौटंकी बाद 8 महीने केजरीवाल के पास डायरेक्ट एंटी करप्शन ब्रांच ये राजा हरिश्चंद्र की केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली की सरकार रही 7-8 महीने। चरित्र हनन कर रहे हैं क्या इन्होंने एक भी भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ा? जी मैं सौरभ मैं अनिका को इसमें जोड़ना चाहूंगा। अधिकारी को सस्पेंड किया? जी आपका सवाल है, सवाल आपका जायज है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन अनिका हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस का एक कमेंट लेना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले कि अनिका जो ये कह रहे हैं कि बार बार इस सवाल को लेकर हो रहा है कि अरविंद जी यहां तक कहते हैं अपने भाषण में कि अगर मैं पैसे ले लेता तो शायद बच जाता ये जो नोटिफिकेशन वाली बात। जी ओपी कुछ कह रहे हैं चाहते हैं, इसीलिए तो सारी नौटंकी है ये ट्रांसफर पोस्टिंग, ये जो करना चाहते हैं जो इनके अधिकार में नहीं है। यही इल्जाम तो वो आप पे लगाते हैं, यही इल्जाम तो वो आप पे लगा रहे हैं भाई। देखिए इल्जाम तो वो आप पे लगाते हैं। 95% लोगों की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है केजरीवाल जी करते हैं, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट के अंडर आते हैं। जी इनका मैं आपसे जानना चाहता हूँ रिएक्शन, छोटा सा स्मॉल रिएक्शन। जी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इंटरप्रेट करने की टग ऑफ वॉर है। ये टग ऑफ वॉर ऑफ पावर है, पावर टसल की बात है। एमिकेबली और कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, एथिकली अगर चले तो ये मसला सुलझ सकता था, लेकिन जिस दोनों पार्टियों का आगाज इस तरीके से है तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में क्या होगा। जी केजरीवाल जी ने लीगली बात आपने शपथ क्या कहा था, भाई और इंसानों के बीच हो भाईचारा। जी अनिका आपने लीगली बात करी है, दो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप। अनिका दो लोग हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं, ऐश्वर्या हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ संजय हेगड़े मौजूद हैं। ऐश्वर्या, मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहता हूं कि खासतौर से जिस तरह से ये लड़ाई अब अदालत की चौखट पे पहुंच गई है, क्या लगता है ये त्रिकोण का चौथा कोण है और ये भी एक पक्ष ये भी सामने निकल के आएगा? ऐश्वर्या। नहीं, मेरी तो ये राय है, मैं पहले से ही ये कह रही हूँ कि यही लॉजिकल कंक्लूजन है। ये लड़ाई दिल्ली की सड़कों पे नहीं लड़ी जा सकती। इस लड़ाई को दिल्ली की सड़कों पे लड़ने का खाली पर्पस थिएट्रिक्स था। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्लियरली प्रोवाइड करती है हायरार्की ऑफ पावर्स, उसमें क्लियर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, उसमें क्लियर टियर्स बने हुए हैं और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। और किसी को भी अगर उसके इंटरप्रिटेशन पे कोई भी शक है, द ओनली लॉजिकल आंसर लाइज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक और बात मैं अभी ऑर्डर आया इसके बारे में भी। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आता हूं। संजय जी, आप जिस तरह से उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर बात कही है कि उसमें एक बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, मैं एक स्मॉल रिएक्शन चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर अब ये मसला है, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, अब देखते हैं क्या होता है। पर मेरा तो इसमें एक ही राय है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सब्जेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट से निकाला गया है तो चौथा सब्जेक्ट उसमें ऐड करने का काम आप बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नहीं कर सकते। वक्त एक जोड़े से ब्रेक का है, हम ब्रेक के बाद सीधे इसी मुद्दे से जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। IBN 7 पे आज बात हो रही है दिल्ली के संवैधानिक संकट को लेकर। एक बार फिर मुद्दे की तरफ रुख करते हुए कि आखिर दिल्ली का क्या होगा। हम अपने एक बार बता दें कि हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे हम सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, अगर आप जिस तरह से संवैधानिक मुद्दा इसलिए बनता है जब आप इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर के ऊपर सवाल पूछते हैं या उठाते हैं, बार बार कहते हैं, तो एक तरह से एक संविधान पे लोगों को लगता है अविश्वास और तमाम तरह के सवाल पैदा होता है। आखिर क्यों ये संकट क्यों? आखिर नहीं, देखिए ऐसा है, संविधान बड़ा क्लियर था और डिवीजन ऑफ पावर संविधान में बहुत क्लियर है। केंद्र सरकार ने अपनी कुछ नोटिफिकेशंस लाके जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है। आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तभी होता है जब आप पार्लियामेंट से अमेंड करें। केंद्र सरकार का कोई नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है। मैं सौरभ आपकी बात को आपने समझा। मैं ऐश्वर्या सीधे आपके पास आना चाहता हूं। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जो था वो जस्टिफाई नहीं है, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी और उस पर सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से संकट यहाँ पे मौजूद है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठता हुआ, तो ये ऐश्वर्या आप इसको किस तरह से देखती हैं दिल्ली के मुद्दे को लेकर? देखिए, अब ये एक बहुत वेलकम स्टेप है कि ये पूरा इशू अब कोर्ट के सामने है।
दिल्ली हाईकोर्ट का भी जो ऑर्डर था, मेरे हिसाब से वो जो ऑब्जर्वेशंस थे वो एक लिमिटेड उस कांस्टेबल के केस में थे। द केस ऑफ दैट कांस्टेबल वाज अ बैड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ गुड लॉ। मेरी क्लियर ओपिनियन यही है कि पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन टेरिटरीज को डील विद करता है, जिसका फर्स्ट आर्टिकल ही ये कहता है कि यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट का गवर्नेंस होता है थ्रू द एग्जीक्यूटिंग बॉडी विच इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज टू नॉर्मली एक्ट। संजय हमारे साथ मौजूद है। ऐश्वर्या, वक्त बहुत कम है आज, मैं संजय आपसे एक शार्प रिएक्शन जानना चाहूंगा। जैसे ऐश्वर्या कहते आप जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, मैं ऐश्वर्या से सहमत नहीं हूं। आप सहमत नहीं हैं? क्योंकि यूनियन टेरिटरी भले ही है जी, पर दिल्ली का दर्जा अलग है। नहीं, 239 AA स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए बनाया गया है और उसमें स्टेटहुड, पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। पार्शियल स्टेटहुड का मतलब यह है कि स्टेट के कई सारे जो उपलब्धियां हैं उस पर है, सिवाय ये कि तीन मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है स्टेट। तो इसमें चौथा जोड़ना या पांचवा जोड़ना, ये अगर वो करना है जी तो नोटिफिकेशन के तहत नहीं हो सकता। ये वकीलों की राय है, एक्सपर्ट्स की राय है, और ये बेहद रोचक होगा कल देखना जब ये अदालत में ये मसला लेकर सामने आएगा। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं ओपी शर्मा जी के पास और उनका मेहरोत्रा के पास अपनी राय के लिए नहीं जा पाया, वरना राय जरूर लेते। लेकिन आज अभी बस इस मुद्दे को लेकर इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।